नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। जैसे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। विज्ञान का एक जनरल साइंस का टॉपिक है जो कि क्या है, हीट के बारे में जानते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। अगर हम बात करते हैं हीट की, गर्मी की, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, तो हमारी धरती पर एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो है सूर्य, यानी कि सूरज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बोला दिस इज द अल्टीमेट, ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो क्या हमने यहाँ पर हीट में एनर्जी का क्या डिस्कशन करना है, मैंने ऐसा क्यों बोला, तो चलिए जानते हैं कि हीट क्या होता है बाय डेफिनेशन। आपको कुछ मैंने मेन पॉइंट्स रखे हैं जो मुझे भी याद आते रहेंगे और आपको भी क्या है समझने में आसानी होगी कि हम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन। तो बाय डेफिनेशन क्या है हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एक फॉर्म किसकी है, एनर्जी की ही फॉर्म है, ऊर्जा की ही तरह है। लेकिन ये होती क्या है, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ध्यान दीजिएगा कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, लेकिन इसके पीछे भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि इन दोनों बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, इन दोनों में क्या होना जरूरी है, टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है, दो बॉडीज में। अब आप ये समझ नहीं पा रहे तो आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। सबसे इजी एग्जांपल मान लीजिए कि आपका पाम है, हाथ है, आप हाथ पे एक बर्फ का टुकड़ा रखते हैं, एक आइस क्यूब रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हाथ हो गया और हाथ के ऊपर आपने क्या रखा है, आइस क्यूब रखा है। अब देखिए आइस क्यूब जो कि बहुत ज्यादा ठंडी है और हाथ जिसमें अपनी एक गर्मी है, एक ऊष्मा है। देखिए होगा क्या, जिसमें यहाँ पे आपकी गर्मी है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल दूसरे से वाइब्रेट करेगा, दूसरा तीसरे से, और इस तरीके से जैसे जैसे आइस की क्यूब हमारी बॉडी के कांटेक्ट में होगी, यानी हमारे हाथ के कांटेक्ट में होगी, तो वो क्या है, इसके मॉलिक्यूल यानी आइस के अंदर जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है, उसके साथ क्या करेगी, उसको वाइब्रेट करने की कोशिश करेगी। यानी आप देख रहे हैं कि हीट की ट्रांसफर हो रही है हमारे हाथ से किसकी तरफ जा रही है, आइस की तरफ, और आइस की किसकी तरफ जा रही है, हमारे हाथ की। तो मतलब ये ट्रांसफर होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है। तो आप ये देखेंगे कि हमारे हाथ की गर्मी की वजह से जो आइस है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, और जो आइस की ठंडक है वो जो एनर्जी ट्रांसफर करे उसकी वजह से हमारे हाथ, यानी आपने जहां पर रखा हुआ है वो पूरा हाथ ठंडा हो जाएगा, वहां पे ठंडक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये हुआ कि हीट का ट्रांसफर क्या होता है, जिसे हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उन दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। तो ये तो है इसकी डेफिनेशन। हमने एक एग्जांपल भी पढ़ लिया आसान सी भाषा में कि आइस किस तरीके से हमारे हाथ में मेल्ट होने लग जाती है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये डेफिनेशन के बाद आते हैं हम यूनिट्स वाले पे। देखिए यूनिट्स, हर मापक जिसे हम कहते हैं ना, हर चीज को, हर कुछ भी हो, एक कपड़ा भी आप लेते हो उसकी लंबाई मापते हो, आप घर बनाते हो तो भी लंबाई चौड़ाई देखते हैं, वेदर कि आपका ये कमरा रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, या किसी भी शेप में, आप किसी भी पार्क की बात कर रहे हो, फेंसिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो अब आप क्या है उसे मापना शुरू करते हो। तो इसी तरीके से इसकी यूनिट्स क्या होती है वो देख लेते हैं। बात की जाए हीट की, तो हीट के लिए एक यूनिट होती है आपकी जूल्स। हम दोनों ही मापक यंत्र में बात करेंगे। एक है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं, जो सबसे अधिक इस्तेमाल होती है। तो वो एसआई यूनिट क्या रहेगी, इसकी जूल्स रहेगी, ध्यान दीजिएगा। और बात करें हम सीजीएस की, ठीक है, जहां पे हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड्स की बात करते हैं, तो सीजीएस में इसकी यूनिट क्या हो जाती है, कैलोरीज हो जाती है। ध्यान देना, कैलोरीज भी हो सकती है और समटाइम्स ये किलो कैलोरी भी हो सकती है, दोनों ही ठीक है। सीजीएस के लिए कैलोरीज और किलो कैलोरीज, जबकि ऐसा यूनिट में इसकी जो यूनिट है वो क्या रहती है, जूल रहती है। अब देखिए जूल्स और कैलोरीज में भी एक रिलेशन है, वो रिलेशन आप याद रखेंगे। देखिए किस तरीके से, 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। ध्यान दीजिएगा, आप मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जूल और कैलोरी में रिलेशन क्या है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 0.24 कैलोरी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है पहले, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। और अब बात कर लेते हैं कैलोरी की, तो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स, या फिर आप इसको सिंपल लिख सकते हैं 4.18 जूल्स। हालांकि ये भी अप्रोक्सीमेटली ही है, इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो है 0.239, पर
अप्रोक्सीमेटली हम इसको 0.24 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जूल में कैलोरीज में कन्वर्ट करना हो तो इट इज 0.24 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 1 कैलोरी को कन्वर्ट करना हो कि हाउ मेनी जूल्स आर प्रेजेंट इन इट, तो 4.18 जूल्स प्रेजेंट होते हैं एक कैलोरी में। तो ये तो थे इनके यूनिट्स। देखिए अब ये है यूनिट्स, हमने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि जूल्स, कैलोरीज, किलो कैलोरीज इन सब में पूछी जा सकती है। अब जो मेन पॉइंट आपके आगे आता है यूनिट्स के बाद वो है स्केल। स्केल्स देखिए किस तरीके से है। मैंने आपको अर्थक्वेक की वीडियो कराई, उसमें भी स्केल बताया कि कौन कौन से, जैसे रिक्टर स्केल के बारे में हमने पढ़ा, मर्कैली स्केल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। इसी तरीके से हीट यानी ऊष्मा को मेजर करने के लिए भी स्केल की आवश्यकता होती है। और हम बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके क्या है, 3 स्केल्स हैं, उन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो देखिए अब स्केल्स को जानते हैं कौन कौन से स्केल्स हैं। तो सबसे पहले है हमारा डिग्री सेल्सियस। अब इन स्केल के बारे में ना आप अपनी डेली लाइफ में पढ़ चुके हैं। हम टेम्परेचर भी मेजर कराने जाते हैं अपनी बॉडी का, कभी हमें फीवर हो जाता है या नॉर्मली हम देखते हैं कि पानी कितने पे उबलता है, कितने पे फ्रीज हो जाता है, तो हम अलग अलग डिग्रीज पढ़ते हैं। तो अगर आप बात की जाए स्केल की तो यहाँ पर 3 स्केल्स हैं मेजरमेंट के, ध्यान देना। एक पढ़ते हैं हम सेल्सियस, दूसरा हम पढ़ते हैं फ़ारेनहाइट, और जो थर्ड वन है वो है हमारा केल्विन स्केल। तो ये 3 स्केल हैं जो हम पढ़ते हैं टेम्परेचर को या फिर हीट के मेजरमेंट के लिए। तो देखिए सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन के लिए हम कैपिटल के लेते हैं। अब ध्यान देना, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा स्केल है जिसके साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। तो केल्विन अकेला ऐसा है जिसके साथ डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, अदरवाइज सेल्सियस के साथ भी डिग्री लगती है, फ़ारेनहाइट के साथ भी डिग्री लगती है, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगती है। और आप बात करें केल्विन की, क्यों नहीं लगती, क्योंकि इसका टेम्परेचर माइनस में जाता ही नहीं है। इसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है, यानी कि जब 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो उस समय क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हीट है हर तरह से वो क्या रहती है, 0 एंथैल्पी रहती है। तो ये तो थे 3 स्केल्स के बारे में। अब पूछ लिया जाता है कि सबसे बेस्ट स्केल कौन सा है। अगर आपसे सबसे बेस्ट स्केल पूछा जाए तो सबसे बेस्ट आपका केल्विन स्केल है टेम्परेचर का, याद रखिएगा। लेकिन बात की जाए, एक बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मोर प्रिसाइज कौन सा है, यानी आपको एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा देता है। तो मोर प्रिसाइज आपका फ़ारेनहाइट भी है। तो बेस्ट स्केल में हम केल्विन को कैटेगराइज करते हैं, लेकिन जो मोर एक्यूरेट है वो कौन सा है, आपका फ़ारेनहाइट है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इनके बीच में भी एक रिलेशन है, अगर आप चाहें तो इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से। मान लीजिए आपका कोई टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में ध्यान देना, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर आपका, आपको इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, यानी डिग्री सेल्सियस से आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। आपको करना क्या है, केवल आपको एक वैल्यू को ऐड ऑन करना है। मान लीजिए मेरा यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो आपको डिग्री सेल्सियस में केवल 273 को ऐड करना है और आपका टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका टेम्परेचर क्या बनता है, देखिए 23 डिग्री है, सीधा यहाँ पे 23 ऐड कर दीजिए, 296 केल्विन। ठीक है, तो है ना आसान, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना। मान लीजिए आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है और डिग्री सेल्सियस में करना है, तो उल्टा आ जाइए। अब आप इस केस में यहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखो इसको याद करना मैं बताती हूँ। हम क्या है, छोटे से ही ABCD करते हैं तो हमेशा C पहले आता है और K बाद में आता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि C से आप K तक ट्रेवल कर रहे हो तो आपको कुछ और कदम ऐड ऑन करने पड़ेंगे, आगे चलना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आएंगे तो प्लस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उल्टी सीढ़ी चढ़ रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वो नेगेटिव सेंस में जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन बचा क्या है यहाँ पे फ़ारेनहाइट रह गया। फ़ारेनहाइट की तो कोई रिलेशन ही नहीं बनी। तो अब हम पढ़ेंगे एक ऐसी ही रिलेशन के बारे में, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। इवन ये फॉर्मूला जो मैं आपको कराने जा रही हूँ ना, ये आपने मैथ्स के बुक में भी देखा, 9th और 10th के लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, तो एनसीईआरटी में आप उसमें देख सकते हैं, सेम फॉर्मूला है एग्जैक्ट। देखिए क्या है वो, F is equals to 9/5 C plus 32। यहाँ पे जो C है ना वो डिग्री सेल्सियस है, ध्यान दीजिएगा। फ़ारेनहाइट, आपको कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में चाहिए, वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो सिंपल इस फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे मैंने आपको बोला 23 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस C के प्लेस पे 23 डिग्री पुट कर दो, आपकी सारी एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू किसमें आ जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू वो रहेगी फ़ारेनहाइट की। अब
दिक्कत आ जाती है जब आपको टेम्परेचर केल्विन में बदलना पड़ जाए, ठीक है, या फिर आपको केल्विन में टेम्परेचर दे रखा हो तो भी इजी है, क्योंकि आपको तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन के रिलेशन मालूम है, तो आप एक बार इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कर दीजिए और इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन टू स्केल्स। तो आपको ये क्या है, दो अलग अलग रिलेशन मिल जाएंगे कि F और C में क्या रिलेशन है, C और K में क्या रिलेशन है। तो आपसे कन्वर्जन भी पूछा जा सकता है कि ये टेम्परेचर है तो इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना बनेगा, तो आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा, मैथमेटिक्स में ही जहां पर आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे वहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही यूनिट इक्वल हो जाएंगी, यानी जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है बिल्कुल सेम ऐसा फ़ारेनहाइट में रहेगा। तो अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, आपको याद है कौन सी वैल्यू रखनी है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ पर आएगा 40 डिग्री, ध्यान दीजिएगा माइनस का 40 डिग्री आएगा, यानी कि -40 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही टेम्परेचर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हीट। देखिए हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो आपने देखा होगा हम फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं। तो अब बात की जाए एक ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल है, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आप इसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में भी पता चल जाएगा। बात की जाए फ़ारेनहाइट की तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल एक्यूरेट बताया है। समटाइम्स कुछ आपको किताबों में 98 भी मिलेगा, लेकिन स्टडीज की माने तो ऐसा माना गया है कि ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, यानी कि 97 डिग्री से लेकर 98.6 तक ये क्या है, वेरी करेगा। आपको हमेशा आपका टेम्परेचर 98.6 या 98 नहीं मिलेगा, कभी कभी वो 97, 97.2, 97.8 भी मिलेगा। तो ये वेरी करती है ये रेंज पूरी। पर आपसे अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो इसका एक्यूरेट वैल्यू ये रहता है फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सेल्सियस में ये रहता है। और अगर केल्विन में हो तो 37 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो और केल्विन में आपका टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम देख रहे हैं आगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हमने पढ़ा कि हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। तो ये जो ट्रांसफर हो रही है किस किस फॉर्म में हो रही है, अलग अलग स्टेजेस भी तो होंगे। हमारे पास मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो तीनों में क्या एक ही तरीके से ट्रेवल करती है, क्योंकि हमने तो पढ़ा कि इनके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट अलग अलग है। सॉलिड हुआ तो बहुत टाइटली पैक्ड है और लिक्विड हुआ तो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड है। गैस में तो बड़े रैंडम ही मोशन होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। तो तीनों केसेस में हीट का एक तरीके से जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग तरीके से कैसे है वो ट्रांसमिशन हम आगे देखते हैं। तो बात की जाए ट्रांसमिशन की तो ये भी 3 टाइप से होती है। तो 3 टाइप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या है, एक हो गई आपकी कंडक्शन, एक है आपकी कन्वेक्शन और तीसरी क्या है, रेडिएशन। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट देखते हैं, कंडक्शन। देखिए कंडक्शन क्या है, कर तो ये हीट को ट्रांसफर ही रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, यानी कि जहां पर इसकी हायर पावर है, यानी जहां पे हीट की पावर हाई है, हायर टू लोअर की तरफ ट्रेवल करता है ये। लेकिन ये होता किस केस में है, ये कंडक्शन होता है केवल सॉलिड्स के केस में, ठीक है, यानी हीट का ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और हायर टू लोअर रीजन में। लेकिन होता किस में है, ये सॉलिड्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप घर में खाना बनाते हैं या आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर खाना बना रही है, तो आप ये देखेंगे कढ़ाई में जब कड़छी के साथ खाना पकाया जाता है तो कड़छी को वहां छोड़ देने पर वो भी गर्म हो जाती है, यानी कि जो हीट है वो कढ़ाई से वेजिटेबल में, वेजिटेबल से उस कड़छी में ट्रांसफर हो रही है और एकदम से वो हमारे पकड़ने की वजह से हमारे हाथ में ट्रांसफर होती है। तो यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंडक्शन का, कि हम इसे घर में देखते ही हैं। दूसरा क्या है, जब आप कपड़े प्रेस करते हैं, यानी आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, जब आप उसको आयरन कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो उस समय भी तो हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी आपने प्रेस गर्म करी और फिर वो कपड़े में ट्रांसफर हो गई, जिसकी वजह से क्या है, उसके जितने भी रिंकल्स हैं वो रिंकल फ्री हो गए। तो ये है कंडक्शन सॉलिड्स के केस में जो होती है। अब वन बाय वन सेकंड भी पढ़ने लग जाते हैं। अब क्या है, कन्वेक्शन। देखिए क्या है कन्वेक्शन।
कन्वेक्शन भी तो एक ट्रांसफर ऑफ हीट ही है, तो ये कंडक्शन से किस तरीके से अलग है? ये होता है बेसिकली फ्लूइड्स में। फ्लूइड्स क्या होते हैं? जितने भी लिक्विड्स और गैसेस होते हैं। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये किस किस स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आपको बताया कि कंडक्शन सॉलिड में, इसी तरीके से जो कन्वेक्शन है वो लिक्विड और गैस में होती है। एक मीडियम आपको बता दिया जा रहा है, एक माध्यम की इसमें से कहां ट्रांसफर होती है, तो लिक्विड और गैस में अगर पूछा जाए तो वो कन्वेक्शन होती है। अब देखिए कन्वेक्शन किस तरीके से है, अगर मैं गैस पे पतीला रख देती हूँ और पतीले में पानी है, ठीक है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उबलने लगते हैं, तो वो भी तो रैंडम मोशन ऊपर नीचे की तरफ होते हैं, तभी तो पानी पूरा गर्म होता है और बॉयल होने लग जाता है। तो कन्वेक्शन में आपको क्या दिखेंगे? लिक्विड एंड गैसेस दिखेंगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है? अगर मैं कन्वेक्शन का और एग्जांपल देती हूँ आपको, बहुत अच्छा जो एग्जाम में पूछा जाता है, हम जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, हमारी जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो पाता है या हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी कन्वेक्शन की वजह से ही होता है, वहां पर भी कन्वेक्शन ही है। और अगर हम कंडक्शन पढ़ रहे थे, कन्वेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कंडक्शन में भी क्या है, जो आप रेगिस्तान में देखते हैं तो समर्स में क्या होता है, मिट्टी बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है धूप से, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का काम करती है, अवशोषण उसका बहुत अच्छा है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहां पर भी आपको कंडक्शन देखने को मिलता है। तो जितने ज्यादा हो पा रहे हैं मैं आपको उतनी ज्यादा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड जो ट्रांसमिशन ऑफ हीट है वो है रेडिएशन, जिसपे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। रेडिएशन एक ऐसा है ट्रांसमिशन ऑफ हीट जिसमें किसी भी तरीके की मीडियम की नीड ही नहीं होती है, ये डायरेक्ट रेज पहुंचाता है। तो रेडिएशन में आपको नो मीडियम, यानी इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए है, ये डायरेक्ट अपना काम करता है। जैसे कि सूरज की वजह से धरती पूरी तरीके से तप रही है, गर्म हो पा रही है, तो वो कैसी हीट है? आपकी रेडिएशन है। ध्यान दीजिएगा, वो रेडिएशन है। रेडिएशन केवल सूरज की रोशनी ही नहीं, हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं, लेकिन आपको बताया जाए कि आपने घर में अपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, उसमें भी जो हीट की रेडिएशंस निकलती हैं वो भी कौन सी होती है? रेडिएशन होती है, वो कंडक्शन या कन्वेक्शन नहीं होती है। वो कौन सा टाइप है ट्रांसमिशन का? वो रेडिएशन है। तो माइक्रोवेव ओवन में या सूरज की जो यूवी रेज है वो हम पर फॉल कर रही है, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं? रेडिएशंस के ही हैं। तो आगे हम आते हैं थर्मल एक्सपेंशन यानी कि ऊष्मीय प्रसार पे। देखिए नाम ही इंडिकेट कर रहा है, जहां पे शब्द थर्मल आ जाता है तो थर्मल से समझ जाइए कि हीट की बात हो रही है। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब कोई चीज फैल रही है, प्रसार हो रहा है। होता क्या है, एक जनरल सी टर्म की बात की जाए, जब आप किसी भी चीज को हीट देते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी भी चीज का, कोई भी मैटर है, उसको आप क्या कर रहे हैं, उसके टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होती है, फैलती है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका थर्मल एक्सपेंशन है। बात की जाए डेफिनेशन की, तो ये किसी भी मैटर की टेंडेंसी है टू चेंज इट्स शेप, वो अपनी शेप में बदलाव लेकर आ रहे हैं, डेंसिटी में बदलाव लेकर आ रहे हैं, वॉल्यूम में चेंज लेकर आ रहे हैं। तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको एक नई सी चीज मैंने आपने डेंसिटी बताई, अगर आप नहीं जानते हैं तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी चीज का, आप किसी भी मैटर की बात कर रहे हो, उसका घनत्व कितना है। ठीक है, तो इन चीजों में बदलाव आता है। तो आप देख रहे हैं इसकी रिलेशन भी वॉल्यूम के साथ है। तो नॉर्मल तो ये बात की जाती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ती है, यानी एक्सपेंड होती है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गर्मियों के समय में यानी ड्यूरिंग समर जो रेल ट्रैक्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन यही है क्योंकि बहुत ज्यादा समर होने की वजह से उसका थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है। अगर रीजन पूछा जाए, एक साइंटिफिक टर्म इस्तेमाल की जाए तो वो आपका होता है थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि ऊष्मीय प्रसार की वजह से जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो क्या है, फैलने लग जाते हैं, और इसीलिए ट्रेनों की गति भी कम करनी पड़ जाती है ताकि उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना बन पाए और वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड ना हो। इसीलिए गर्मियों में अक्सर जितनी भी ट्रेन है वो डिले भी हो जाता है, टाइम लेट भी आती है, उसके पीछे यही रीजन है। तो आगे देखिए, ये तो एक जनरल सी बात होगी, लेकिन ना यहाँ पर आपको एक एनोमलस एक्सपेंशन दिखेगा। एनोमलस मतलब होता है
असाधारण। आपको सभी मैटर में यही चीज मिलेगी कि टेम्परेचर बढ़ा और वॉल्यूम इंक्रीज होगी। लेकिन अगर बात की जाए वाटर की तो पानी के केस में ये बिल्कुल उल्टा होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी वॉल्यूम घटेगी। ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे पानी उबलना शुरू हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ा और उसकी वॉल्यूम घटी। और जब ये एक्सेप्शन आ जाती है तो इसी को हम बोल देते हैं एनोमलस बिहेवियर, यानी कि एनोमलस एक्सपेंशन। मतलब जो जनरल चल रहा था रूल कि टेम्परेचर बढ़ा वॉल्यूम बढ़ी, वो रूल बिल्कुल हट गया, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम घटी। तो आपको ये याद रखना, ये केवल पानी के केस में होती है, हर केस में नहीं पढ़ेंगे आप। ये एनोमलस एक्सपेंशन हमेशा आपको पानी के केस में ही मिलेगी। तो पहले इसमें होता क्या है, एक बार तो टेम्परेचर जो है आपका जब बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम नीचे आती है 4 डिग्री सेल्सियस, देन अगेन ये इंक्रीज होने लग जाती है। अगर आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो ये था आपका था थर्मल एक्सपेंशन, जो इसको बिल्कुल अलग बनाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है थर्मल इंसुलेशन, यानी कि ऊष्मारोधी। आपने मटेरियल में 3 टाइप के मटेरियल पढ़े होंगे। एक होता है आपका कंडक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। जैसे आपने लोहा पढ़ा, जितने भी मेटल्स होते हैं आपके, आयरन हो गया, हमारी बॉडी भी एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। सेकेंड आपने जो पढ़ा है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर यानी कि जो अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। हमने वुड पढ़ा, रबड़ पढ़ा, प्लास्टिक्स पढ़े। अब एक मैंने यहाँ पर लिखे थर्मल इंसुलेशन। ये कैसा थर्मल इंसुलेशन है? इसको बोलते हैं ऊष्मारोधी, जो अपने अंदर से बिल्कुल भी हीट को नहीं पास होने देता। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम हीट की बात कर रहे हैं, जो ऊष्मा को रोके। तो वो आपका एक एग्जाम्पल है एबोनाइट। आप इसे जरूर याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में एबोनाइट। एबोनाइट क्या है? एक टाइप का रेजिन ही है, जैसे गम, रेजिन, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स के, जिसे अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। तो ये क्या है? लिक्विड वेस्ट है, एक टाइप का रेजिन ही है, ब्लैकिश ब्राउन इसका चिपचिपा इसका नेचर होता है। और उसमें एसिड वगैरह डाल के इसके वल्केनाइज्ड रबड़ भी तैयार की जाती है, ये बोले इसको अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। एबोनाइट का आपको डेली लाइफ में यूज बताएं तो जो मछली पकड़ने का जाल होता है ना, जो फिशिंग गियर्स होते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है एबोनाइट में। और भी तरह तरह के यूजेस है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा मटेरियल लगाना है जो थर्मल इंसुलेटर का काम करे, यानी हीट पास ना होने दे, वहां पर भी हम एबोनाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए कि थर्मल क्या है, इंसुलेशन। अब हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं, देखिए, जिनका नाम आप इनकी यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं और बहुत बार पढ़ते आए हैं। जूल, सही सुने आपने, जूल। अब जूल की बात करें तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स जूल्स। देखिए, जेम्स जूल, जिनके नाम पर हम यूनिट भी पढ़ते हैं हीट की, इनके बारे में बात ये कही जाती है कि ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी मैकेनिकल वर्क आप परफॉर्म कर रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट मैकेनिकल वर्क करता है तो वहां पर कुछ अमाउंट ऑफ हीट जरूर रिलीज होती है, यानी कि कोई भी मैकेनिकल वर्क होगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो ये पहले व्यक्ति थे जेम्स जूल, जिनके वजह से आज हमारे पास साइंस की एक नई ब्रांच है जिसे हम थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। यानी कि एक्चुअल में जो हीट का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो किस तरीके से होता है वो हम क्या है उस बेसिकली थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है साइंस में। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको जान लेते हैं। देखिए, एक आपसे पूछ लिया जाता है कि मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या है। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर पूछ लिया जाता है आपसे डिग्री सेल्सियस में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि -273.15 डिग्री सेल्सियस ये आपका क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या आप ये बोल सकते हैं मिनिमम, एक ऐसा टेम्परेचर जहां तक ये जा सकता है। आप हमेशा नेगेटिव में पढ़ते आ रहे कि अरे इतना टेम्परेचर गिर गया, पर मिनिमम कुछ तो पॉसिबल होगा कि इसके आगे कोई एक्सटेंड ही नहीं है, तो वो है आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि आप जानते हैं कि केल्विन टेम्परेचर की बात की जाए, आप इसे केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बड़े आसानी से आपको बता दिया गया कि +273 करना है। तो आपको मैंने केल्विन में ये भी बताया है कि +273 करना है। अगर आप इसमें 273 ऐड करोगे तो ये -273 से प्लस का 273 तो कट जाएगा, तो वहां पर आपकी एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 0 केल्विन। तो वो मिनिमम टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। हालांकि हम 0.15 को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू है, हम केवल -273 डिग्री सेल्सियस ही पढ़ते हैं। तो आपको मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या है जनरल से पॉइंट्स बताती हूँ। देखिए, एक
ये भी आपको सुनने को मिलता है, जैसे कि बहुत ज्यादा ठंडे इलाके होते हैं, फॉर एग्जांपल कनाडा है या आइसलैंड है, वहां पर क्या होता है, जो पानी की पाइपलाइन होती है, अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए कि जो पानी की पाइपलाइन होती है वो कुछ समय बाद फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होता है। यानी कि जब कोई भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन यहाँ तो बात पानी की हो रही है, पानी की पाइपलाइन है। मैंने आपको बताया कि एनोमलस बिहेवियर जो बिल्कुल अलग है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, अब यहाँ उल्टा होगा, टेम्परेचर घट रहा है इसका तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि जब जमता तो वही है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी जमता है। तो जब वो पानी जमना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो जगह नहीं बना पाएगा पाइप में, और जगह नहीं बना पाएगा, वो फ्रीज हो गया, तो उसकी वजह से पाइपलाइन क्या है, फट जाती है, बीच में से पानी नहीं निकलता है क्योंकि वो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल अटपटा सा जवाब है कि नहीं ये थर्मल एक्सपेंशन किस तरीके से उल्टा चल रहा है पानी में, तो आप क्या कीजिए, कंटेनर ले लीजिए, उसमें पानी भर लो, उसको लेवल को मेजर कर लो कि आपने पानी कहां तक भरा है, उसके बाद आप उसे अपने फ्रिज में रख दीजिए। जब वो जम जाएगा तो आप ये देखेंगे कि जो बर्फ जमी है उसका जो लेवल है वो आपके भरे हुए पानी से राइज हो चुका होता है, यानी जो केज लाइक पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर बन चुका होता है बर्फ का, जो कि बीच में से होलो होता है, और आइस की जो डेंसिटी है वो भी कम होती है पानी से, इसीलिए जो आइस है वो फ्लोट करती है पानी पे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको हमारी हर वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाय बाय।